Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of my lecture is influence of hydrogen bonding on the properties of water. कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या असर है वाटर की प्रॉपर्टीज़ पे। हमने कहा था कि वाटर में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसकी वजह से वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन पे असर होता है, तो उन्हें हमने आज स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर अगर देखें तो स्ट्रक्चर एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस, अभी हमने जो इसमें स्टडी करना है। वाटर मॉलिक्यूल्स हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वाटर के मॉलिक्यूल्स का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ईच ऑक्सीजन एटम हैज़ टू लॉन पेयर्स ऑक्युपाइंग टू कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। कि हर ऑक्सीजन एटम पे दो लॉन पेयर्स हैं जो टेट्राहेड्रॉन के दो कॉर्नर्स को ऑक्युपाई करते हैं। इसे समझने के लिए हम ये वाली इमेज देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वाटर का, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये दो लॉन पेयर्स हैं, तो ये दो बॉन्ड हाइड्रोजन के, दो बॉन्ड हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ, और ये जो दो लॉन पेयर्स हैं ये ओवरऑल इससे ये काउंट करके हम कहते हैं कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ये दो बॉन्ड्स और ये दो लॉन पेयर्स जो हैं ये मिला के वाटर का जो स्ट्रक्चर बनता है वो टेट्राहेड्रल। इनफैक्ट वाटर फिर इन्हीं लॉन पेयर्स को यूज़ करते हुए आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। बहरहाल ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और ये जो ज्योमेट्रिक बनती है ये इसे ओवरऑल ये टेट्राहेड्रॉन कह रहे हैं। और इसमें हर ऑक्सीजन एटम के ऊपर दो लॉन पेयर होते हैं, जो हमने पहले भी वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास लो डेंसिटी ऑफ आइस। स्ट्रक्चर एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस। एज टेम्परेचर डिक्रीजेज वाटर फ्रीजेज एंड मॉलिक्यूल्स बिकम मोर रेगुलरली अरेंज्ड। देखिए हम कहते हैं कि किसी कंटेनर में वाटर है, लिक्विड है यानी वाटर है, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते चले जाते हैं, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। या हम कहते हैं कि सॉलिड की निस्बत जो है ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मूव करते हैं। अब जब वो उसी वाटर को फ्रीज़ कर दिया जाता है, टेम्परेचर डाउन करके वाटर को फ्रीज़ किया जाता है, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो वही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं अपनी जगह पे। तो जैसे ही वाटर फ्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट हो जाती है, यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो H2O का जो स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स रेगुलरली अरेंज हो जाते हैं। तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट्स एम्प्टी स्पेसेस इन द आई स्ट्रक्चर। बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आई स्ट्रक्चर के अंदर एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं। एम्प्टी स्पेसेस मींस, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये हमारे पास वाटर के क्रिस्टल है, इसमें ये सेंटर में ऑक्सीजन है और साथ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो अब यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, इसी तरह मुख्तलिफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं स्ट्रक्चर के अंदर नज़र आ रहे हैं। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स तो अरेंज होंगे उस फ्रीज स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन अब हर जगह पे तो मॉलिक्यूल्स नहीं है वाटर के, यानी जो मॉलिक्यूल्स थे वो फ्रीज हो गए, लेकिन बाकी जो स्पेसेस हैं, बाकी जो उन मॉलिक्यूल्स के साथ जगह हैं वो तो वैसी ही स्पेसेस रह जाएंगी जैसे ये स्पेसेस हैं दरमियान में, ये स्पेसेस डिफरेंट स्पेसेस हैं। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं यानी बॉन्डिंग्स, एक रेगुलर स्ट्रक्चर तो मेंटेन रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ उस रेगुलर स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द जो है स्पेसेस रह जाएंगी जहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, एम्प्टी स्पेसेस होंगी। और आइस ऑक्युपाइज अबाउट 9% मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट्स एम्प्टी स्पेसेस इन द आई स्ट्रक्चर। ये हमने देख लिया। और आइस ऑक्युपाइज अबाउट 9% मोर वॉल्यूम देन लिक्विड वाटर। आइस जो है वो लिक्विड वाटर की निस्बत 9% ज़्यादा जो है वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं, एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। द डेंसिटी ऑफ आइस द डेंसिटी ऑफ आइस डिक्रीजेज सो इट फ्लोट्स ऑन वाटर। चूँकि आइस की डेंसिटी कम हो जाती है यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट करती है। इनफैक्ट डेंसिटी और वॉल्यूम का जो है इन्वर्स रिलेशन है, D=m/v। हम फिज़िक्स में भी स्टडी करते हैं और केमिस्ट्री में भी। तो वॉल्यूम डेंसिटी जो है ये इन्वर्सली रिलेट करती है वॉल्यूम से। इट मीन्स कि अगर वॉल्यूम
बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम होगी, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो चूँकि आइस के केस में वाटर जो है ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इसी वजह से इसकी लेस डेंसिटी होती है। और आइस के इसी एनामलस बिहेवियर की वजह से, इस गैर मामूली बिहेवियर की वजह से ये एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव करती है, बिकॉज द आइस लेयर इंसुलेट्स द वाटर बिलो। यानी ये जो मुख्तलिफ वाटर बॉडीज़ के अंदर, झीलों के अंदर, समंदरों के अंदर, समंदरों की सतह, पानी की सतह पे जो आइस बन जाती है, बर्फ़ जम जाती है, तो वो इंसुलेट करती है वाटर को, जो नीचे वाटर होता है। जो नीचे एक्वेटिक लाइफ होती है वाटर बॉडीज़ के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो सरवाइव करती है, क्योंकि उन वाटर बॉडीज़ के ऊपर यहाँ पे सतह पे बर्फ़ जम जाती है, और वो बर्फ़ जो है बाहर से ठंडी हवा को अंदर एंटर नहीं होने देती, और नीचे वाला पानी भी जो है वो गर्म रहता है। तो इस वजह से आइस जो है, जो नीचे वाटर बॉडीज़ के अंदर जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है, एनिमल्स होते हैं, वो जो हैं वो सरवाइव करते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि उन वाटर बॉडीज़ के ऊपर आइस जो है इंसुलेशन का काम करती है, यानी वो ज़्यादा कोल्डनेस को अंदर नहीं जाने देती। तो हमने देखा कि यह सारा जो फिनोमिना है कि आइस ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, जब यानी वाटर जब फ्रीज़ होता है तो आइस की सूरत में ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और डेंसिटी आइस की कम हो जाती है। और इसी बिहेवियर की वजह से, और ये सारा बिहेवियर चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्पेस बढ़ती है आइस में, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है आइस का। तो इसी सारे बिहेवियर की वजह से हम कहते हैं कि आइस फ्लोट करता है वाटर की सरफेस पे, और ये चीज़ हेल्पफुल है एक्वेटिक लाइफ के लिए। नेक्स्ट जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो है हाई हीट कैपेसिटी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हाई हीट कैपेसिटी को भी अफेक्ट करती है। देखें, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और वो है 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है। इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास 1 ग्राम जो है वाटर है, और उसके अंदर हमने उसको हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ वाटर है, उसको हम हीट करते जा रहे हैं। तो हीट करते जाएंगे यानी हीट कर रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब एनर्जी 4.18 जूल होगी तो वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर है, उसको आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब ये एनर्जी इक्वल हो जाएगी 4.18 जूल के, तब इस वाटर का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा। इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर की यही हीट कैपेसिटी है तो इसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। तो वाटर हैज़ इज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनेबल वाटर टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ हीट विद ओनली स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस। तो ये किस वजह से है कि हम वाटर की इतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी है, यानी वाटर इतना ज़्यादा हीट को बियर करता है कि 4.18 जूल पे पहुँच के 1 ग्राम के अंदर जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंजिंग आती है। इट मीन्स कि वाटर को जब हम हीट करते चले जाते हैं, यहाँ से फ्लेम देते हैं यानी हीट करते चले जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज़ करता है, यानी वाटर के स्टीम में कन्वर्ट होता है। जो यहाँ से हम अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है और उसे रिलीज़ करता है विद ओनली स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस, के बहुत कम टेम्परेचर चेंजेस में। टेम्परेचर चेंजेस मीन सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हीट को ये बियर करता है, और बहुत कम जो है इसके अंदर इसके टेम्परेचर चेंज इसके अंदर देखा जाता है। यानी अबाउट 4.18 जूल जब एनर्जी मिलती है तब जाके सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो राइज होता है। तो वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट को बियर करता है, यानी उसे एब्जॉर्ब भी करता है और रिलीज़ भी करता है। नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग। वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है या बॉइलिंग पॉइंट है उसको देखेंगे। नॉर्मली द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम H2S to H2PO ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस। जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स की, वो नॉर्मली तो इंक्रीज़ होती है जितना हम डाउनवर्ड चलते हैं। इसको देखते हैं
जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं कि ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये ग्रुप 16 है पीरियोडिक टेबल का। अब ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स मीन बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, जिनमें हाइड्रोजन होता है और साथ दूसरा कोई एलिमेंट होता है, दूसरे एलिमेंट के एटम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 16 का हाइड्राइड, वाटर भी एक हाइड्राइड है कि इसमें हाइड्रोजन है और साथ ऑक्सीजन है। ये H2S हाइड्रोजन साथ सल्फर, H2Se हाइड्रोजन के साथ सिलीनियम, इसी तरह H2Te हाइड्रोजन और टेलुरियम, H2PO। तो ये सारे हाइड्राइड्स हैं और ये ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स हैं, ग्रुप 16 के। तो वो कहते हैं नॉर्मली द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम H2S टू H2PO। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है वो इंक्रीज होती है जब हम मूव करते हैं H2S से लेके H2PO। अभी वाटर की बात नहीं कर रहे। H2S से लेके H2PO तक एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज होती है। इट मीन्स सबसे कम एंथैल्पी H2S की होती है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और उससे ज़्यादा H2PO की होती है। इसकी वजह ये है कि H2PO के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। H2PO के अंदर यानी डाउनवर्ड साइज इंक्रीज होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी वैन वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और वैन वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होती हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि चूँकि फोर्सेस इसमें बढ़ जाती हैं H2PO में, तो इसको हीट करना यानी वेपराइज करना इतना आसान नहीं होता। इसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है H2PO इस हाइड्राइड को, और इससे कम हीट हमें H2Te को देनी पड़ेगी, इससे भी कम H2Se को, और इन सब से कम जो है वो H2S को। तो अगर इस ट्रेंड को फॉलो करें तो सबसे लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है वो वाटर की होनी चाहिए, वो भी तो इसी ग्रुप का हाइड्राइड है। यानी सबसे स्मॉल तो ऑक्सीजन है, बाकी डाउनवर्ड तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे कम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वाटर की होनी चाहिए। इसका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? वाटर का हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। इन सब में से अपने सारे ग्रुप मेंबर्स की निस्बत इसकी जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वाटर की वो सबसे ज़्यादा है और वो है 41 किलो जूल पर मोल। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। क्योंकि हम इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने हीट ऑफ वेपराइजेशन इसीलिए देखी कि वाटर जो है ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ये एक हाइड्राइड है, तो इसकी तो डाउनवर्ड क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, वाटर में तो वो है नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, तो फिर वाटर का तो बहुत कम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसकी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, यानी इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है। और नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स इट डिफिकल्ट टू सेपरेट वाटर मॉलिक्यूल्स। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मुश्किल बना देती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाए। एंड वाटर आल्सो हैज़ एन अनयूजुअली हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, और इसी वजह से ज़ाहिर है वेपर्स में जल्दी वाटर कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, तो दूसरी तरफ उसके बॉइलिंग पॉइंट भी तो जल्दी अचीव नहीं हो सकेगा, यानी उसको बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि वाटर आल्सो हैज़ एन अनयूजुअली हाई बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट है बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो इस बात की ये समरी है कि डाउनवर्ड तो हाइड्राइड्स का साइज इंक्रीज होता है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। H2PO में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इसके साथ कंपेयर करें तो वाटर के सबसे कम जो है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन होनी चाहिए H2PO की सबसे ज़्यादा, लेकिन वाटर की जो है वो 41 किलो जूल पर मोल इसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन रिक्वायर होती है, और इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसके मॉलिक्यूल्स को, इसके बॉन्ड्स को तोड़ना आसान नहीं है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन वाटर की जो प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन भी इसके अंदर है और विस्कोसिटी भी, तो इसे देखते हैं कि वाटर हैज़ हाई सरफेस टेंशन एंड हाई विस्कोसिटी। वाटर की हाई सरफेस टेंशन है और हाई विस्कोसिटी है।
सरफेस टेंशन इज कॉज्ड बाय द इनवर्ड अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सरफेस टेंशन जो है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स बियर करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इनवर्ड अट्रैक्शन बियर करते हैं, उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। यानी ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये जो साथ ये कंटेनर है, अब इसके अंदर ना डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से इन्होंने ये दो वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, एक ये और एक ये। अब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, इस सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं वाटर की, वो इनवर्ड अट्रैक्शन बियर करते हैं जो ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इस वाटर के अंदर और जो मॉलिक्यूल्स हैं इधर, वो इन ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। यानी दूसरे एक वाटर के जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसकी जो है वो बॉन्डिंग है, जो साथ उसके करीब करीब मॉलिक्यूल्स हैं अंदर लिक्विड में, तो वो उनकी तरफ खींचता चला जाता है, जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डाउनवर्ड पुल या इनवर्ड पुल जो है, इनवर्ड अट्रैक्शन जो है वो बियर करते हैं। दिस इनवर्ड पुल कीप्स द वाटर सरफेस स्ट्रेच्ड, और इस इनवर्ड पुल की वजह से ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके इनवर्ड पुल होने की वजह से जो सरफेस होती है वाटर की वो स्ट्रेच्ड रहती है, यानी खींची रहती है। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो है विस्कोसिटी ऑफ वाटर। विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज द रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी क्या है? इज द रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो, यानी लिक्विड जो रुकावट बियर करता है फ्लो में, उससे विस्कोसिटी कहते हैं। इसको हम इजीली समझते हैं आसान लफ्ज़ों में, जैसे शहद है, हनी की हाई विस्कोसिटी है, वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता, उसे फ्लो में रेजिस्टेंस यानी रुकावट बियर करना पड़ती है। और हनी की निस्बत वाटर जो है वो कम विस्कोसिटी रखता है, वाटर जो है वो इजीली फ्लो करता है। लेकिन वाटर की ज़्यादा विस्कोसिटी है बाकी हाइड्रोकार्बन से, जैसे अल्कोहल्स हो गए, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर की ज़्यादा विस्कोसिटी होती है अल्कोहल्स की निस्बत से, एथेनॉल हो गया, मेथनॉल हो गया, ठीक है, इनसे ज़्यादा इसकी विस्कोसिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये फ्लो में थोड़ी रेजिस्टेंस जो है इसे भी बियर करनी पड़ती है। और कंपैरेटिव बॉन्ड्स, अल्कोहल्स फॉर्म वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसकी वजह देखें कि अल्कोहल्स जो है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं देन वाटर, वाइल हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कम बना ही नहीं सकते हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल्स जो हैं जैसे एथेनॉल हो गया, मेथनॉल हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं लेकिन बहुत वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या आप कह सकते हैं इनकी जो विस्कोसिटी है वो कम होती है वाटर की निस्बत। और दूसरा ये कि हाइड्रोकार्बन्स हो गया, जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, मीथेन, इथेन वगैरह हो गए, ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वाटर की जो है विस्कोसिटी वो अल्कोहल्स की निस्बत या हाइड्रोकार्बन्स की निस्बत ओवरऑल ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज़ आज स्टडी की हैं: स्ट्रक्चर एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस, हाई हीट कैपेसिटी, अनोमलस हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो you can ask in the comment section. You will be provided with the best possible answer. Kindly like my video and subscribe my channel. Thank you very much.